शायद एक नर्सरी राइम है जो हम सब ने सुना है, सब ने गाया है। हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल, हमटी डमटी हैड अ ग्रेट फॉल। आज के डेट में ये हमटी डमटी है हमारे देश की इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था, जो कि 5 ट्रिलियन टन के दीवार से 56 फीट की ऊंचाई से नीचे धुप से गिरी है और उसके बाद उसकी हड्डी पसली टूट गई है। बोल रही है कि सब चंगा सी है, लेकिन है वेंटिलेटर पर। नर्सरी राइम आगे कहती है, ऑल द किंग्स हॉर्सेज एंड ऑल द किंग्स मेन कुडंट पुट हम्टी डम्टी टुगेदर अगेन। सवाल यह है कि निर्मला सीतारमन और नरेंद्र मोदी सरकार अब इस हम्टी डम्टी की खस्ता हालत ठीक कर पाएगी या नहीं? मुश्किल है, लेकिन इकोनॉमिस्ट्स का क्या सुझाव है, क्या सॉल्यूशंस है इकोनॉमी को फिर से जोड़ने के लिए, वो बताऊंगा आज के बजट स्पेशल एपिसोड पे ऑन द देशभक्त। लेकिन हां, एक बात पक्की है कि यह बजट स्पीच से कुछ नहीं होने वाला है। चाहे बजट स्पीच के बाद जितनी ही तालियां ठोक लो, चाहे गोदी मीडिया उसे कितना ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक बोल दे, चाहे चेंबर ऑफ कॉमर्स इसे कितना बड़ा गेम चेंजर घोषित कर दे, कोई फायदा नहीं, क्योंकि गेम ऑलरेडी काफी बिगड़ चुका है। और सॉल्यूशंस की मांग तो दूर की बात है, पहले तो यह मानना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था एक गड्ढे में गिरी है, वो भी गहरे खाई में गिरी है, और कोरोना सारी फसाद की जड़ नहीं है। सबसे बड़ा क्राइसिस हमारे देश में आज है नौकरी का। इसका असर सिर्फ अर्थव्यवस्था पर ही नहीं पड़ता है, बेरोजगारी का इंपैक्ट हमारी जिंदगी, एजुकेशन, इलेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर सब पे पड़ता है। खासकर के उस देश में जिसकी आबादी 140 करोड़ के आसपास पहुंच रही हो। और आबादी अपने आप में तो प्रॉब्लम नहीं है, वरदान है। इस 140 लाख में 2/3 वर्किंग एज यानी कामकाजी उम्र के लोग हैं। इसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्लाउड कवर के तरह यह भी देश के लिए एडवांटेज देता है। ऐसे देश दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं, क्योंकि लेबर फोर्स की भरमार होती है, जैसा कि चाइना ने किया है, साउथ कोरिया ने किया है, बांग्लादेश तक ने काफी हद तक सक्सेसफुली किया है। लेकिन हमारे देश में ऐसा हुआ नहीं। क्यों? इसके बारे में डिटेल्ड एपिसोड बनाया है, बजट स्पीच से जब फुर्सत मिले तो देख लेना। जॉब क्राइसिस मानना तो दूर, सरकार बेरोजगारी के आंकड़े छुपाती है। यह सोचती है कि प्रॉब्लम अपने आप चले जाएगी। लेबर मिनिस्ट्री के वेबसाइट में देखें तो आपको दिखेगा 130 लाख लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं और वैकेंसीज हैं करीबन 2 लाख। यह अपने आप में ही चौंका देने वाला आंकड़ा है। लेकिन यह सोचिए कि सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए 140 लाख बच्चे बैठे थे, कोशिश कर रहे थे इस नौकरी को हासिल करने के लिए, जिसके कुछ चंद हजार वैकेंसीज थे। और जब सीट्स नहीं मिली और रिजल्ट्स में धांधली हुई तो बच्चे रास्ते पर आ गए। अब सोचो कि पूरे देश में कितने बेरोजगार हैं और आने वाले दिनों में कितने और बेरोजगार होंगे। इसकी कल्पना करने में भी डर लगता है। और अगर आने वाले सालों में हमने इसको ठीक नहीं किया तो हमारी अगली पीढ़ी हमसे भी ज्यादा गरीब होगी, लिटरली पकौड़े तलेगी। ऑलरेडी हमारी औसतन आमदनी यानी पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से तो कम हो चुकी है। हमारे देश में नौकरी है नहीं, जो है वो भी हाथ से निकल रही हैं। और फिर भी अगर ये बात पूरी तरीके से नहीं समझ में आई तो इस पर भी पूरा एपिसोड बनाया है, आराम से बैठकर देख लीजिएगा। लेकिन मेनली इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हम एग्रीकल्चर से सीधा सर्विसेज इकोनॉमी बन गए। लेकिन हम इकलौते ऐसे देश होंगे जिसने मैन्युफैक्चरिंग को कंप्लीटली लांग दिया और सीधे सर्विसेज बन गए। प्रॉब्लम इसमें यह आ गई कि मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री होती है, जो सेक्टर होती है, वो अनस्किल्ड या लो स्किल्ड लेबर्स को जॉब देती है, लोगों को जॉब देती है। और जो आपकी हाईली जो सर्विसेज है वो हाईली स्किल्ड कैंडिडेट्स को लेती है। अब अगर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चल जाता तो यह प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में 2 करोड़ नौकरियां सालाना जनरेट करना होगा अगर सबका साथ सबका विकास देना होगा। लेकिन इतना कुछ मार्केटिंग होने के बाद, इतना कुछ शोर शराबा होने के बाद मेड इन इंडिया तो हुआ नहीं, बस हेट इन इंडिया ही चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हो रहा है। अरे हो रहा है भाई, खतरनाक तरीके से हो रहा है। क्यों? इसे समझने के लिए आपको मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स या इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं चाहिए। किसी भी देश में अमीर और गरीब में बहुत ज्यादा जब फासला हो जाता है ना, तो वो अर्थव्यवस्था और सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होता है। और हम तो यहां फासलों में रिकॉर्ड बना रहे हैं जी। 90 के दशक में लिबरलाइजेशन के बाद देश की जनता की औसतन आमदनी बढ़ी है, सबसे गरीब तबके की भी बढ़ी है।
लेकिन यही गरीब की आमदनी पिछले साल आधे से भी ज्यादा कम हो गई। लोअर मिडिल और मिडिल क्लास की बात करें तो 40% तक आमदनी कम, और वहीं सबसे अमीर जो लोग हैं, टॉप 20%, उनकी 40% से आमदनी बढ़ी है। उन्होंने नोट छापे हैं। यह दर्शाता है के शेप्ड रिकवरी, माने कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं और बाकी के सब नीचे जा रहे हैं। ये फाइंडिंग्स हैं आइस 360 सर्वे की, जो कि कंडक्ट किया था पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियन कंज्यूमर इकोनॉमी ने। तो ओवरऑल नंबर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर आप अंदर देखोगे तो सब खोखला पाओगे हमारी इकोनॉमी में। यह बिल्कुल दलाल स्ट्रीट टाइप वाली बात है। सेंसेक्स तो ऊपर जा रहा है, लेकिन स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज, कारखाने, वो बंद हो रहे हैं। माने गजब की फकीरी चल रही है। और सिर्फ एक सर्वे पे बच जाओ, मेरी बात पर मत जाओ, कोई भी डेटा पॉइंट उठा के देख लो। लग्जरी गाड़ी बिक रही है, लेकिन टू व्हीलर की सेल 10 साल से भी लोएस्ट पे चल रही है। आलीशान मकान बिक रहे हैं, लेकिन छोटे मोटे मकान लेने की हालत नहीं है लोगों के पास। छोटे बिजनेसेस और कारखाने बंद हो रहे हैं, बड़े कंपनीज बड़ा बड़ा मुनाफा कमा रही है। $40 बिलियन सोना देश के अंदर इंपोर्ट हो रहा है। मतलब अमीर घपाघप सोना खरीद रहे हैं, और उधर गरीब अपना सोना गिरवी रख रहा है। पिछले नवंबर तक 40% वृद्धि हुई है गोल्ड लोन्स में, 65,000 करोड़ गोल्ड लोन्स में। और आज वो सोना वो नीलाम हो रहा है, क्योंकि लोग लोन अपना ऋण चुका नहीं पा रहे हैं। अखबारों में नीलामी के पेज पर पेज नोटिस छप रहे हैं। लोग अपने घर का सोना बचा नहीं पा रहे हैं। आप सोचिए कि हालत कितनी खराब है। एक और चिंता का विषय, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में लेबर फोर्स बढ़ रहा है। यह दर्शाता है कि लोग अब नौकरी की तलाश भी नहीं कर रहे हैं शहरों में, गांव वापस आ गए हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि कोई भी विकासशील देश एग्रीकल्चर में लेबर फोर्स बढ़ाता नहीं है, घटाता है। यही नहीं, अगर जॉब्स आ भी गए कहीं से, मान लीजिए हमारे देश में वो एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कफोर्स ही नहीं है जो ये जॉब्स को फिल कर पाएगा। इसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयबिलिटी। अच्छा, वैसे जब स्किल की बात हो ही रही है तो जल्दी से आपको अपडेट ये भी मैं कर दूं कि भाई मेरी अपस्किलिंग का सफर तो अच्छा चल रहा है, थैंक्स टू स्किल शेयर। फ्रॉम लाइटिंग टू ऑडियो टू एडिटिंग टू एफसीपी, बहुत कुछ सीख लिया मैंने स्किल शेयर पर। अभी अली अब्दाल की वीडियो एडिटिंग विद एफसीपी की क्लास मैंने खत्म की है, और मैंने अपनी एडिटिंग स्किल्स इंप्रूव कर ली। और अब मैं डैनियल स्कॉट की एडवांस्ड फोटोशॉप ट्रेनिंग क्लास पूरी कर रहा हूं। फोटोशॉप में अपने स्किल्स एनहांस कर रहा हूं। अपनी फोटोग्राफी की जो हॉबी है उसे रिवाइव करने की कोशिश कर रहा हूं। पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए उसकी भी। ओ बाय द वे, स्किल शेयर एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है जहां आपके लिए हजारों क्लासेस हैं, सिर्फ मीडिया प्रोडक्शन और फोटो एडिटिंग पर ही नहीं, बल्कि गार्डनिंग, एनिमेशन, इलस्ट्रेशन, फ्रीलांसिंग, ऐसे ढेर सारे स्किल्स पर क्लासेस अवेलेबल हैं। कोई भी ज्वाइन कर सकता है स्किल शेयर को, नए स्किल सीखने के लिए या फिर किसी भी रुचि को, किसी भी पैशन को आगे ले जाने के लिए। यह पूरी कम्युनिटी लर्निंग के लिए ही बनी है, और यहां आप इंडस्ट्री लीडर्स से क्लासेस लेते हैं, वो भी घर बैठे बैठे अपने कन्वीनियंस और टाइमिंग के हिसाब से, और कोई एड्स नहीं, मतलब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। और यहां आपको इंडियन क्रिएटर्स द्वारा भी क्लासेस मिलते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि स्किल शेयर के सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस टू द एंटायर लाइब्रेरी। स्किल शेयर का एनुअल सब्सक्रिप्शन कॉस्ट इज लेस देन 2,000 रुपीज ईयर, मतलब महीने के लगभग लगा लीजिए 166 रुपीज। अरे इससे ज्यादा तो आपके कॉफी में खर्चा हो जाता है। लेकिन आप अगर अच्छे बॉय हो, आपने बेल आइकॉन दबाया, आप सबसे पहले यहां आए हो, तो अगर आप उन 1000 लकी वंस में हैं जो नीचे दिए गए स्पेशल स्किल शेयर लिंक, कस्टमाइज लिंक को क्लिक करते हैं सबसे पहले, तो आपको मिलेगा 1 मंथ फ्री ट्रायल ऑफ स्किल शेयर, जहां आप सारे क्लासेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई एम श्योर यू विल फाइंड दैट यूजफुल। चलिए बैक टू द प्रॉब्लम नंबर 3। राष्ट्रवाद और आत्मनिर्भर का जो नारा हम लगाते हैं, उससे पॉलिटिकल सपोर्ट और वोट तो मिल जाता है, लेकिन इससे इकोनॉमी नहीं चलता है। ग्लोबल इकोनॉमीज दुनिया भर में अपना सामान और सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, और दुनिया भर का सामान वहां भी आता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने इंडिया को फिर से बंद करना शुरू किया है। 3,000 से ज्यादा टैरिफ्स हमने लगा दिए हैं, और बाहर के देश अब सोचेंगे कि भैया एक बात बताइए, हम आपके यहां सामान नहीं बेच सकते तो हाँ, आपके यहां से सामान क्यों खरीदें? ऐसा भी क्या बेच रहे हो? इसके लिए होते हैं ट्रेड एग्रीमेंट्स, जिससे ट्रेड दो देशों में एकदम नॉन स्टॉप और फ्रीली मूव करे। मनमोहन सिंह के अंडर 11 ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के शासन में ठन ठन गोपाल, RECP से भी हमने मुंह मोड़ लिया।
तो नतीजा यह हुआ कि चाइना से हम $100 बिलियन का सामान उठा तो रहे हैं, लेकिन मेड इन इंडिया ग्लोबल कहीं नहीं जा रहा है। उल्टा ये नई सोच आत्मनिर्भर माने मेक इन इंडिया फॉर इंडिया, ये सोच भी हमें ले डुबाएगी। 140 लाख की आबादी में सिर्फ 2% हमारे मिडिल क्लास लोग हैं। चाइना में यही आंकड़ा 25% का है ऑफ मिडिल क्लास। हमारे देश की कंज्यूमर मार्केट जानते कितनी है? सिर्फ $500 बिलियन की होगी, और ग्लोबल ट्रेड में $28 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। तो हमारा एम था कि हम मैन्युफैक्चरिंग में 25% ऑफ जीडीपी करेंगे, बैठे हैं 15% पे। मैन्युफैक्चरिंग में नौकरियां नहीं है और एक्सपोर्ट्स में भी हालत हमारी टाइटाई फिस है। तो अब सरकार का नया नारा आ गया है कि भाई टेक लोकल ग्लोबल। नारा तो बहुत अच्छा है, बस वो ग्लोबल वाला प्रोडक्ट बनाना वो जरूरी है अभी तक। अब तो सरकार ने भी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024-25 उसकी भी रट छोड़ दी है। और अगर सिर्फ यही सब कुछ प्रॉब्लम होते तब भी हम हम्टी डम्टी को जल्दी ठीक कर पाते, लेकिन प्रॉब्लम्स इससे भी ज्यादा गहरी हैं। हमारी इकोनॉमी को सर्विसिंग की नहीं, पूरे ओवरहॉल की जरूरत है। तो अगर आपने यह मान लिया कि भाई प्रॉब्लम है, जो कि गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा, नहीं मानने देगा, तो सॉल्यूशंस की बात अब हम कर सकते हैं। सॉल्यूशंस करने के लिए सबसे बड़ा जो काम हमें करना होगा कि बहुत कुछ छोड़ना होगा, त्याग करना होगा, फकीरी करनी होगी हमें जुमलेबाजी, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, लोगों को गलियाना, आग लगाना, लोगों को चुप कराना, बिहाइंड द कैमरा काम करना होगा सरकार को। मैंने तो बोला था बहुत मुश्किल होगा। सबसे पहले तो सरकार को यह इनइक्वालिटी है, इसको कम करना होगा। ऑक्सफैम की इनइक्वालिटी रिपोर्ट बताती है कि देश में 84% हाउसहोल्ड्स की इनकम कम हुई है, और दूसरी तरफ इंडियन बिलियनियर्स की संख्या 102 से 142 हो गई है। पैंडेमिक के बीच में देश के बिलियनियर्स की संपत्ति 23 लाख करोड़ से उछल के 53 लाख करोड़ बन गई है। डबल हो रहा है भाई पैंडेमिक के बीच में। उधर 4.5 करोड़ भारतवासी गरीबी के रेखा के नीचे फिसल गए। यहां कुछ तो गलत हो रहा है भाई। या तो सब लोगों की गलती है, या तो कोरोना की गलती है, या तो सरकार की पॉलिसी सूट बूट की है। सबका साथ सबका विकास तो ना हो रहा है यहां। इसे रिवर्स करने के लिए मान लीजिए देश के 100 सबसे अमीर बिलियनियर्स पर 1% सुपर रिच टैक्स लगाया जाए, तो सरकार की आयुष्मान भारत स्कीम 7 साल तक फंड हो सकती है। अगर देश के 10% सबसे अमीर पर सरचार्ज लगा दिया जाए, तो हमारे देश की स्कूलिंग, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लाइक मैटरनिटी लीव्स, पेड लीव्स, पेंशन, उसमें हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इतने दिनों से चलने वाली आर्थिक तंगी, उसके ऊपर कोरोना की मार से देश के लोगों की सेविंग्स कम हो गई हैं। सेविंग्स कम, जॉब सिक्योरिटी कम, यानी खर्चा कम, यानी कंजम्पशन में डिप। तो सामान बनेगा लेकिन खरीदेगा कौन भाई? तो लोगों के हाथों में पैसा पहुंचाना होगा, उनके हाथों में पैसा बढ़ाना होगा। अब ये वाया डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर लीजिए, लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए कम टैक्सेस, जीएसटी असेस कर लीजिए। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमने अच्छा काम किया है, रोड्स बनवाए हैं 36 किलोमीटर्स ऑफ हाईवेज अ डे, इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी हमने बढ़ाई है, सोलर विंड में हमने अच्छा काम किया है, 5 सालों में दुगनी कर दी कैपेसिटी, टॉयलेट्स बने हैं, हाउसिंग लोन्स हुए हैं, सब्सिडाइज कुकिंग गैस मिला है, पाइप्ड वाटर फॉर द पुअर मिला है। अगर ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर में और इन्वेस्ट करते रहे और लोगों की बेसिक जरूरतें पूरी करते रहे, तब यही लोग उठकर फिर विकास में हिस्सा दे पाएंगे। अब वो अलग बात है कि बढ़ते ईंधन के दामों ने, बढ़ते इन्फ्लेशन ने ये सब्सिडी को ही न्यूट्रलाइज कर दिया है, लेकिन चीजें हुई हैं। जनधन अकाउंट है जहां आप आज डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर तो सकते हो, डिजिटल पेमेंट्स हैं जहां भारत सबसे आगे है। ये कुछ पॉजिटिव कदम हैं, लेकिन हमारे देश को कुछ अहम जगहों में महारती हासिल करनी होगी। जैसे कंप्यूटर चिप्स में ताइवान का नाम आता है, मैन्युफैक्चरिंग में वियतनाम का नाम आता है, टेक्सटाइल में बांग्लादेश का आजकल नाम आता है। वैसे ही इंडिया के आईटी सेक्टर की तरह हमें कुछ और कटिंग एज इंडस्ट्रीज में विश्व गुरु का स्टेटस अचीव करना पड़ेगा, वो भी जल्दी। क्योंकि ये जो हमारा लेबर एडवांटेज है ना, वो लेबर डिसएडवांटेज बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स में छपा था कि आने वाले अगले 8 से 10 साल बहुत अहम होंगे हमारे देश के लिए, मेक और ब्रेक है हमारी इकोनॉमी के लिए। क्योंकि 1991 की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद हम ऊपर तो गए, लेकिन पिछले 20 सालों में हमारा जो हम्टी डम्टी है ना, कभी चलता है कभी बैठता है, स्टार्ट स्टॉप चल रहा है, फिर तो अब तो गिर ही गया। तो 2020 की दशक होनी तो चाहिए एक हीलिंग डेकेड, जहां सारा का सारा फोकस सिर्फ और सारा सारा उद्देश्य सिर्फ होगा एक रीगेन ऑफ लॉस्ट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम।
ये मानना एक्सपर्ट्स का है, लाइक निखिल गुप्ता और यशवी अग्रवाल ऑफ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, लेकिन हीलिंग और फोकस तो तब होगा जब यह कम्युनल एंगल, अस वर्सेस देम, 80-20 बंद होगा। अभी तो हम और भी डैमेज कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि एक बजट स्पीच, एक दो बड़े नारे, एक दो अनाउंसमेंट्स, नेम इन इंडिया, शाइन इन इंडिया, सिट इन इंडिया, इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि हमें अपना पूरा ध्यान आने वाले कई सालों तक हमारी इकोनॉमी पर लगाना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि मानो या ना मानो, कोई और खतरे में हो या ना हो, हमारे देश की अर्थव्यवस्था और हमारा फ्यूचर दोनों खतरे में है।